कि जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, जहाँ पर गोरखपुर ज़िले में आज हम पहुँचे हैं। अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय महासचिव रामजस पाल के निवास पर हैं और रामजस पाल जी के गांव में पहुँचे हैं। उनसे बात करने के लिए कुछ मोटिवेशन इंटरव्यू लेकर के आए हैं कि कैसे समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़े। इस संबंध में खास चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका सर। थैंक यू राजा भैया जी। पहला सवाल करना चाहेंगे, पहली जर्नी रही जो आपकी संघर्ष की कहानी रही, शुरू करें। आपने एक छोटी सी कंपनी में काम किया था, उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आज, वो कैसे किया आपने? देखिए, ये भाई हम लोगों की जो स्थिति थी पहले बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे जो पूर्वज थे पढ़े लिखे कम थे और एजुकेशन की कमी थी उनके पास, और वो संसाधन भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक हम लोगों को बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया, हम लोगों को एक ज्ञान दिया कि अगर जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है तो किसी की बुराई करके, किसी को तकलीफ़ दे के आगे मत बढ़ो। जितना संभव हो आप कोशिश कीजिए कि मैं अपने दम पे अपना और अपने समाज का विकास करें। तो हमारी जो परिवार की कहानी है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 87 में हमने इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद में हमने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। इसमें ब्लॉक में हमने क्लर्क के पद पे ज्वाइन किया था। लेकिन देखिए, आदमी जब तक कुछ ठोकर नहीं खाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, और आगे वही बढ़ेगा जो ठोकर खाया होगा। तो ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा थी, हमने 3 साल सर्विस किया। सर्विस के समय में जो हमारे अधिकारी थे तो उन्होंने, मेरी जो ड्यूटी थी ऑफिस में थी, लेकिन उन्होंने फार्म में मेरा जो ड्यूटी लगाई, हमने मना कर दिया। लेकिन अधिकारी ने हमको धमकी दिया, अगर तुम फार्म हाउस पे जॉब नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी नहीं दोगे तो हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। तो उनको बर्खास्त करने मेरे को ये बात लग गई। फिर मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया नौकरी से। देखिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो हमने जब उसमें रिजाइन दिया तो मेरे घर में कोहराम मच गया कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी को देख करके हमने शादी किया था जी। तो देखिए, वो बहुत मतलब एक ऐसा समय था, उस समय परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो उस समय हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी, मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था कि हमें अगर लाइफ में कुछ करना है तो फिर नौकरी से नहीं होगा। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल यहाँ पर रामजस पाल जी ने किया है कि जो लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी से ही हम अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। रामजस पाल जी ने शासकीय नौकरी छोड़ करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और उस शासकीय नौकरी छोड़ने पर इनके घर वाले और इनके ससुराल वाले, मतलब जहाँ शादी इनकी हुई थी, वो भी पक्ष नाराज़ था। लेकिन थोड़ा आगे का क्या कुछ कहानी रही सर, कैसे बढ़े जी? जब वहाँ से हमने ये जब डिसीजन ले लिया, हमने रिजाइन दे दिया, तो जो मेरे फ्रेंड थे वो सब बिजनेसमैन थे। हमारे जितने भी फ्रेंड थे सब पंजाबी थे, बिजनेसमैन थे। तो उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने बोला कि तुम देखो, जॉब छोड़ दी हो, तुम हमारे साथ आप लग जाओ। तो मैं उसमें बिजनेस में लगा इन लोगों के साथ में, और काफ़ी उन लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। और उसमें मैंने इसमें क्रॉकरी और इसी प्लास्टिक की जो सामान होता है, A to Z, कप से लेकर के जितने भी प्लास्टिक के सामान होते हैं, तो उसका हमने फिर वहाँ पे एक पंजाबी थे तो उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया। तो हम दोनों ने मिल कर के काम किया और काफ़ी तरक्की किया। 7 साल तक हम लोग करते रहे और बहुत अच्छा हम लोगों ने वहाँ से तरक्की किया। उसके बाद में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई, जो हमारे पार्टनर थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, तो उनकी पूरी फैमिली का, उनके बच्चों का, उनके फादर का, उनकी मम्मी का, उनके ब्रदर का, उनके सिस्टर का और उनके आपके जीजा का एक्सीडेंट हो गया। ये लोग गए थे दर्शन करने, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में फिर उनका दिल टूट गया। भाई बहुत बड़े आदमी थे, और पति थे, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को बोला कि बेटा मेरा कोई है नहीं, अब आप ही लोग हो, आप लोग संभालो।
और जितनी मेरी संपत्ति है सब आपकी है। लेकिन हम लोग देखिए, जो हमारा समाज होता है ना, बहुत स्वाभिमानी होता है। वो पैसे के पीछे कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मैं इनके बराबर में खड़ा होकर दिखाऊंगा। तो देखिए, ईश्वर की कृपा रही, अगर उस समय मैं उनकी बात मान लिया होता और उनके जो संपत्ति है उसको देख करके अगर हम रह गए होते तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमने उनको बोला कि भाई जो भी हमें सपोर्ट चाहिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, इसके लिए थैंक यू। लेकिन जब तक आपका कोई वारिश नहीं होता है तब तक हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। हम उनका सपोर्ट करते रहे, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट किए। लेकिन संजोग रहा, फिर हमने एक कंपनी ज्वाइन किया। उस कंपनी में भी हमने काम किया और बहुत मेहनत से, ईमानदारी से हमने काम किया, जिससे हमें मैनेजमेंट की तरफ से हमें अवार्ड भी मिला है, नेशनल इंटरनेशनल भी अवार्ड मिला था और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला। जी, ऐसा मानते हैं कि उस ज़माने में फॉर्च्यूनर आपको गिफ्ट दी गई थी कंपनी की तरफ से, जब पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं थी? देखिए, ऐसा है ना, उस समय तो हमारे लिए एक सपना था जी। जो फॉर्च्यूनर मिला, वो हमारे लिए एक सपना था, हम कभी सपने में नहीं सोचा था जी। लेकिन ये तो लोगों का सहयोग रहा, हमारा कॉन्फिडेंस रहा। कंपनी ने जो टारगेट दिया उसको हमने पूरा किया और उन्होंने वो मेरे को अवार्ड दिया। वहाँ तक तो चलिए चलता रहा, जब तक कंपनी चली हम लोग किए। लेकिन उसके बाद में जो हमारी तरक्की हुई है, उसके बाद जब देखिए, आदमी के अंदर जब काबिलियत होगा ना, तो वो कहीं भी कभी भी कोई चाहे जितना भी अवरोध आए उसके रास्ते में, अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा। उस समय जब कंपनी बंद हुई तो हम लोग टूट गए थे। उस समय हम लोगों ने पैसा कमाया और पैसा इन्वेस्ट भी किया, बहुत सारा इन्वेस्ट किया। तो उसमें हम लोग इतना नहीं पता था कि भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग टूटे हुए थे। उसके बाद में फिर हम लोग धीरे धीरे रियल एस्टेट में, पहले हमने रियल एस्टेट में मार्केटिंग का काम लोगों का लेकर के हमने किया और अच्छा काम किया बड़ी बड़ी कंपनियों में रियल एस्टेट का। तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया और आज भी वो हम लोगों का बना हुआ है। रियल एस्टेट से हम लोगों ने पैसा अच्छा कमाया और जो भी पैसा कमाया हम लोगों ने एक नंबर में ईमानदारी का, और जो भी हम लोगों ने किया है वो सारा हम लोगों ने एक नंबर का। और आपका इनकम टैक्स में जो भी होता है गवर्नमेंट का सिस्टम, उस सिस्टम से हम लोगों ने अपना फाइल दाखिल किया और इससे हमारा भी फ़ायदा हुआ। और कुछ न कुछ भी हमने देश हित में टैक्स दे करके हमने सपोर्ट किया। तो हमने कभी भी टैक्स की चोरी नहीं की। जी। लेकिन लोग तो बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं जी। लेकिन जो आदमी करता है वही समझता है। जी। लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए आपने कमाया कहीं। देखिए, हमने करोड़ों कमाया तो हमने काम भी किया, हमने यहाँ पे गरीबों की हमने मदद भी किया है। मैं यहीं पे अपने गांव में कम से कम 6 से 7 शादियाँ हमने गरीब परिवार का किया है, निस्वार्थ किया है और हमने एक पैसा कहीं से चंदा नहीं लिया। अगर हम कमाए नहीं होते तो हम इनकी मदद नहीं कर पाते। तो हमारी एक सोच है कि जो मेरी इनकम है, जो मैं कमाता हूँ, उसमें से कम 10% मैं गरीबों को, चाहे वो किसी भी माध्यम से, शादी के माध्यम से हो या उनका कोई इसमें फैमिली सपोर्ट हो, तो इस माध्यम से जो भी हमारी कमाई होती है हमारी या हमारे बच्चों की, तो उसमें से 10% हम लोग गरीबों में, इसमें हम लोग किसी न किसी माध्यम से उनका हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं। और मेरी सोच है, मैं समाज के लिए भी कहना चाहता हूँ कि समाज का कोई भी अगर बच्चा ऐसा है, पढ़ना चाहता है आगे, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आज भी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी भविष्य में हम लोगों का एक प्लान है कि हम लोग कहीं न कहीं गोरखपुर या लखनऊ में हम लोग अभी एक प्लान बना रहे हैं। मेरी पर्सनल सोच है कि मेरी जो भी मेरी इनकम है या मेरे बच्चों की है, बच्चे भी हमारे सेटल हैं, वो काम कर रहे हैं, सारे बच्चे हमारे सेटल हैं और सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो हमारा सोच है कि हम लोग भाई अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं, समाज के लिए हम लोग कुछ करें।
इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब लोग हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग कोई ऐसी ट्रस्ट बनाएं जिसमें हम समाज के गरीब बच्चों को एजुकेशन दे सकें और उनकी तैयारी करवा सकें। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, आपका इसमें MBBS का हो गया, तो ये सब हम उनकी इसमें PMT की ये सब हम तैयारी करवाएंगे। तो आने वाले समय मेरा प्लान है कि कोई लखनऊ या गोरखपुर में कहीं भी अगर जगह मिल जाता है, हम लोग लगे हुए हैं, तो एक हॉस्टल टाइप का बना करके और अपने समाज के गरीब बच्चों को हम लोग वहाँ पे हॉस्टल में रह करके उनकी पूरी मदद करेंगे पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए। और मैं समाज से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा समाज, देखिए ईमानदारी में कोई कमी नहीं है, पूरे भारत में हमारा एक समाज ऐसा है जो अपने लिए नहीं, अपने लिए वो कुछ करे न करे, लेकिन समाज के लिए और गैर समाज के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। हमारी समाज में ईमानदारी अगर कोई मिसाल देता है, मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, आज अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी का अगर बात आती है तो सबसे पहले आता है पाल समाज का। हमारा समाज पूरे भारत में कम से कम हमें लगता है 8 से 9% की हमारी संख्या एवरेज है, मिनिमम, इससे कम नहीं, ऊपर ज़्यादा ही है। लेकिन हमारा समाज बटा हुआ है, कोई बघेल लिखता है, कोई धनगर लिखता है, कोई पाल लिखता है, कोई गायरी लिखता है, तमाम तरह से। तो मैं पूरे भारत के समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे आप जो भी लिखते हों, आप चाहे धनगर लिखते हों, आप चाहे पाल लिखते हों, चाहे आप बघेल लिखते हों, चाहे आप गायरी लिखते हो, चाहे जो भी आप अपने आप को मानते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा आगे एक टाइटल और लगाएं जिससे पूरे भारत के समाज एक ही टाइटल लगाए, पता लगे कि हमारी पूरे भारत में संख्या कितनी है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब को कि जो समाज के लिए हमारे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल जी हैं, तो ये दोनों लोग समाज के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। समाज की कहीं भी कोई अगर ज़रूरत पड़ती है, समाज की कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं तो इन दोनों लोगों को, राकेश पाल जी को और अपने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समाज के लिए कुछ आप कीजिए, आगे बढ़िए जी। सवाल, और हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर टोकना चाहेंगे आपको। SP सिंह बघेल भी है, इस तरह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, राकेश पाल जी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में जो भागीदारी है, हाँ, उस हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है? देखिए, हमारी भागीदारी जितनी हमारी संख्या है जी, उतनी हमारी राजनीति में भागीदारी नहीं है। हाँ। इसका वजह ये है कि हम लोग तमाम जगह बटे हुए हैं। कोई धनगर को लेकर के चला रहा है, कोई पाल और बघेल लेकर के चला रहा है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चाहे धनगर हो, चाहे आप निखर हो, चाहे आप बघेल हो, चाहे आप पाल हो, तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज एक थे, हमारे जो पूर्वज थे हमारे एक थे। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चाहे कुछ भी लिखते हों, लेकिन समाज की बात आती है तो आप समाज का सपोर्ट करें, समाज के साथ खड़े रहें और जहाँ तक संभव हो समाज का आप साथ दें। हम आपस में धनगर ने इसमें बघेल पाल की कहता है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबका एक है, अपनी सोच अलग अलग हो सकती है, हम सब एक हैं, एक समाज के हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जात अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि अभी बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है विश्वनाथ पाल को, जी, और समाजवादी पार्टी ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को, जी, और आपका अपना दल ने बनाया राजकुमार पाल को।
तो पालों को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, सीधा उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। पालों ने जिसका सपोर्ट किया, आप इतिहास उठा के देखिए 2014 के पहले पालों ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी का। हाँ। पालों के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पालों को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने पहले पालों को सम्मान दिया था। तो जब पालों को सम्मान दिया तो उस समय पालों की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। और जब पालों ने सपोर्ट नहीं किया बहुजन समाज पार्टी का, सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी का, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और समाजवादी पार्टी ने कभी भी हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा। तो फिर 2014 में हमारे समाज ने पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। हमारा समाज पूरे भारत में 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। अगर हमारे समाज ने, पाल बघेल समाज ने, धरगर समाज ने अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी होती। दोबारा भी हमारे समाज ने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी की, दोबारा भी सरकार बनी। और तीसरी बार भी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा तो 2027 में मामला लड़ सकता है जी। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा समाज यादवों से कम नहीं है, कुर्मियों से कम नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भाई एसपी सिंह बघेल जी को और हमारे भाई राकेश पाल जी को, अगर समाज का आपको समर्थन चाहिए, समाज को आप साथ में चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, समाज को सम्मानजनक सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा चैलेंज है, अगर पाल समाज को आपने 2024 में सम्मानजनक सम्मान दिया तो 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार का कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। फिर हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी 2027 में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पाल समाज का चैलेंज है। बिल्कुल। तो इस समय बड़ा दावा कर दिया है हमारे बीच में अखिल भारतीय पाल महासभा के वरिष्ठ नेता रामजस पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने उनके संघर्ष की कहानी जानी कि किस तरीके से जीरो से हीरो बने और आज करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो भारत सरकार को जीएसटी भी ईमानदारी के साथ भरते हैं और निश्चित तौर से देश के तमाम सामाजिक युवा जो सामाजिक आर्थिक रूप से या कहें शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनकी भी मदद करेंगे और ये उनका प्रयास है। यह इंटरव्यू देख करके आपके क्या सवाल खड़े हुए हमें लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू।